पीछे उसकी उपाधि मिलती है निकेटर। उसका भी मतलब विजेता होता है, तो निकेया और निकेटर। और एक उसका प्रिय घोड़ा था बहुकेफला, उसकी यहां पर डेथ हुई थी। तो एक बहुकेफला, एक ये नगर और एक निकेया, 2 नगरों की स्थापना की थी सिकंदर ने। उसके बाद वापस चला गया था और नियार्कस को उसने अपनी कुछ सेना का हिस्सा देके समुद्री रास्ते से भेजा था। उसका पर्पस सिर्फ रूट का पता करना था और खुद जमीन के रास्ते से गया। इसके बाद भी उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, क्षुद्रकों से, मालवों से बाद में लड़ाई हुई है जिसमें वो घायल हुए। या कठों में ही हमको पहली सती प्रथा के उल्लेख मिलते हैं, कठ जाता। अब इसके इंपैक्ट अगर देखे जाए तो पॉलिटिकल यूनिटी, जो छोटे छोटे राज्य थे इनको मिला के एक बड़े राज्य में बदल देना। तो हम देखते हैं कि जो कुरु का राज्य था काफी बड़ा हो गया। तो इस तरह से जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट था हमारा या उत्तर पश्चिमी इलाका था, इनमें बड़े राज्यों की स्थापना या पॉलिटिकल यूनिटी देना, ये एक अलेक्जेंडर द ग्रेट का इंपैक्ट था। कॉइनेज में असर पड़ा, सिक्के ढालने की परंपरा शुरू हुई, पंचमार्क सिक्के स्टार्ट हुए। एक कोई ब्लू शैली के भी सिक्के थे जिनको माना जाता है कि वो यूनानी उससे प्रभावित थे। निहार रंजन राय एक हिस्टोरियन है, उनका मानना है कि जो खम्भों के ऊपर पशु आकृतियां, जो कि अशोक की क्वालिटी है, ये इम्पैक्ट था मैसेडोनियन उसका आर्ट का। और एक गांधार कला विकसित होती है जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं सिलेटी पत्थर से, वो भी मैसेडोनियन अटैक का रिजल्ट मानी जाती है। अच्छा, सेइंग्स भी कभी कभी कोट्स भी आ जाते हैं, सेइंग्स और कोट्स भी पूछे जाते हैं। एक कोट में अगर नहीं पूछा गया है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो एक मैथ्यू अर्नोल्ड की एक वो है पोएम जो कि मैसेडोनियन अटैक के ऊपर है। तो ये मैं बता रहा हूं, द ईस्ट बोर्ड लो या बाउड लो बिफोर द ब्लास्ट, इन पेशेंस डीप डिस्डेन शी लेट द लीजन थंडर पास एंड प्लंज इन थॉट अगेन। ये इंग्लिश में है। दूसरा हिंदी में है कि इसका मतलब यह है कि जो युद्ध के बादल आए या झंझा के सामने धीर गंभीर घृणा के साथ नतमस्तक हुआ और सेना के गर्जन के निकल जाने के बाद पुनः विचार सागर में डूब गया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि एक बहुत छोटी सी घटना थी जिसने कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। रोमिला थापर क्या कहती है? रोमिला थापर का कहना यह है कि मैसेडोनियन अटैक का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इतना है कि हमें अपनी हिस्ट्री अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि वहां के जो क्रॉनिकल्स हैं ग्रीक्स के या रोमन्स के, उनसे हमें हिस्ट्री अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, तो अब ये यहीं पे जो वो है जो आपका फॉरेन अटैक्स यहीं पे खत्म करते हैं और सोसाइटी थोड़ा सा देखते हैं। फैमिली मेन यूनिट थी, परिवार, कुटुंब और पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहां पे वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति व्यवस्था में बदलती जा रही थी। सूत्र काल और महाकाव्य काल और फिर प्री मौर्यन काल एक साथ ही आता है। सूत्र काल उसको बोलते हैं जिसमें जो वैदिक लिटरेचर जो था उसको छोटे छोटे संस्कृत के सूत्रों में रचना की गई, और महाकाव्य काल उसको बोलते हैं जहां पे रामायण और महाभारत की बात होती है। रामायण और महाभारत का जो पीरियड है
सेंचुरी बीसी को माना जाता है। बस ये है कि महाभारत बाद की मानी जाती है और रामायण पहले की। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कि महाभारत में रामायण का उल्लेख मिलता है, लेकिन पीरियड मोर और लेस राइटिंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो मोर और लेस 4th सेंचुरी बीसी है, और फाइनल जो उसका वो है फॉर्म वो 2nd एडी तक आता है। इस बीच में जो भी कहानियां जोड़ी गई हो, जो भी घटाई गई हो, कुल मिला के 4th से इसके बीच में ये फाइनल हो। बौद्ध साहित्य में जो कास्ट सिस्टम था उसकी अगर बात करते हैं तो ये जो जाति, पहले जाति व्यवस्था की बात कर लेते हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था, लगभग सारे लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का नाम मिलता है जो ऋग्वेद में, वो धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित हो रही थी। और जातियों में परिवर्तन के पीछे एक चीज ये समझ लीजिए कि नगरों के बढ़ते हुए आकार बहुत बड़े कारण थे, क्योंकि तरह तरह का व्यवसाय, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ट्रेड बढ़ते जा रहे, और उन ट्रेड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था। रिक्वायरमेंट जब डिमांड बढ़ रही थी तो डिमांड को पूरा कैसे किया जाता है, तो डिमांड को जब पूरा करने की बात आ रही थी तो जो करने वाला था वो पहले अपने परिवार को उसमें इन्वॉल्व कर रहा था। एक तो लोग, मतलब जो आप लोग कहते होंगे स्किल्ड या स्किल डेवलपमेंट, तो एक बच्चा जो शुरू से उन एक्टिविटीज को देखता हुआ आ रहा है कि कैसे लोहा गर्म किया गया, कैसे लीपा गया, या कैसे चमड़ा उतारा गया, कैसे उसे प्रोसेस किया गया, कैसे सिला जाता है, इन सब चीजों को तो सुन लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो क्लास छोड़ सकते हैं। तो पहले तो उसे इजी जो रिक्रूट्स थे वो घर से मिले, अब दूसरे रिक्रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, घर के बाहर। ये कौन से थे? कास्टिज्म कैसे, मतलब वैसे तमाम कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो तरीका है जो हमको समझ में आता है वो भी समझने की बात है कि जो एक्सटेंशन हो रहा था वो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा था और तमाम नए लोगों से संपर्क हो रहा। हम देखते कि मगध के लोगों को ब्राह्मणी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, या इस वजह से कहा जा रहा है कि वो उन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हैं जो कि आर्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के नए लोगों से भी संपर्क हो रहा था, किरातों से जो पहाड़ पे रहने वाले थे, उनसे जड़ी बूटियों का व्यवसाय होता था और वो चमड़े के बने सामान अपने यहां ले जाते थे। ये किरातों का उल्लेख मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि किरात हमको मिल रहा है और ब्रात्य हमको मिल रहा है, फिर विंध्य रीजन से भी कुछ लोग मिल रहा है। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि ये लोग बढ़ते हुए नगरों के कारण उनके आसपास आ रहे थे, या नगर के वहां तक पहुंच जाने से उनके आसपास आ रहे थे। ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जो पहले से वहां पर रह रहे थे या उन रूल्स को जो फॉलो करते थे। डेफिनेटली आप लोग जिन लोगों को मैं रोज देखता हूं, अगर उनकी शक्ल मुझे याद रहती है तो उनसे मेरा मिलने का तरीका अलग होगा, और कोई अननोन होगा तो उससे मेरा मिलने का तरीका अलग होगा। ये लोग बड़े सॉफ्ट टारगेट थे इन ट्रेड के लोगों के, जिसको जैसे 10 लोगों की जरूरत है तो उनको इंगेज कर ले कि भाई मिट्टी का घड़ा बनाओ या चमड़ा काटो। और दूसरा क्या था, एक और चीज थी, इनको आसानी से कमांड दे सकता था क्योंकि डिमांड थी। तो कुल मिला के एक से व्यवसाय के लोग हैं, एक तो पिता से पुत्र की तरफ, और दूसरा कमजोर श्रेणी में उनको इसलिए कह रहा हूं कि उनके राइट्स थोड़े से कम इसलिए हो गए थे क्योंकि आउटसाइडर थे और उनको सिस्टम पता नहीं था। कुल मिला के इनकी संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे इसने जाति का रूप धारण किया। उत्तर वैदिक प्री मौर्यन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो गया। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है, अस्पृश्यता का प्रारंभ नहीं होता है, जाति व्यवस्था बाद में आती है। वही वर्ण व्यवस्था जो है वो कठोर होने लगती है। सर वर्ण व्यवस्था
वैदिक काल में आई थी और उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आ गई। अगर जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जो है वो शूद्रों को इनवाइट करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में सभी वर्गों के कल्याण की बात होती है, ठीक है। तो महाकाव्य काल जो है वो उत्तर वैदिक काल के बाद का, लेकिन स्टार्टिंग वर्ण व्यवस्था का कठोर होना ही जाति व्यवस्था का प्रारंभ है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रीजन क्या था इसके पीछे कि वर्ण का जाति में बदलाव हुआ, तो सर हम उत्तर वैदिक काल के निबंध लेंगे ना कि प्री मॉडर्न के लेंगे? मैंने उत्तर वैदिक काल में भी बाकायदा उपनिषदों के और उनके नाम दिए हैं कि किसमें ये लिखा हुआ है कि वर्ण और जाति बृहदारण्यक है और वो है नहीं 10वें मंडल में तो वो मिलता है जो, हाँ वो तो ये मिलता है कि एक पुरुष है उसका जो दैवी उत्पत्ति। अभी मैं जाति के ऊपर आ रहा हूँ। सर 10वां मंडल बाद में आया है ना, बाकी 2 से और 7वें तक पुराने हैं, बाकी बाद में जोड़े हैं। आपको महाभारत का भी पता होना चाहिए कि जय संहिता इसका नाम था और इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख नहीं, तो तमाम सारी चीजें बाद में जोड़ी गई। और रामायण और महाभारत में रामायण को सिर्फ इसलिए पुराना मानते हैं कि महाभारत में उसका उल्लेख मिलता नहीं, तो दोनों का रचना काल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रामायण में 2 विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है और महाभारत में 4-5 का मिलने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट हो गया, किस तरह से। सर अगर क्वेश्चन आता है तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं? नहीं, अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ देम। देखिए वहां पे 3-4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, एक नहीं मिलने वाला। तो अर्बनाइजेशन सेकेंड अर्बनाइजेशन है ये, इट इज वन ऑफ देम। ये भी एक वो है। हमको जो समझना, मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी मैं जाति व्यवस्था में दूसरे वो भी दे रहा हूं कि किस तरह से है कि ये किस तरह से कन्वर्ट हुई होगी। क्योंकि अब एक जगह लोग कह देते हैं कि ये ज्योग्राफिकल बेसिस पे हुई, ज्योग्राफी के बेसिस पे जाति व्यवस्था बनी, जो कि मानने योग्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रिलीजियस बेसिस पे हुई, क्योंकि जब यज्ञ के बड़े बड़े काम होते थे तो उस समय तमाम लोगों को जरूरत पड़ती थी कि कोई उसकी लिपाई करे, कोई उसके लिए गोबर लेके आए, कोई उसके लिए लकड़ी लेके आए, पुरोहित तो नहीं कर रहा था। तो अब जिन लोगों से ये काम लिया जा रहा था वो धीरे धीरे दास और ये और वो बदलते चले गए, क्योंकि कृष्ण दाससी और शुक्ल दाससी ये भी या मतलब 2 तरह के नाम मिलते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ण, दास और जाति 3 तरह के हमें टर्मिनोलॉजी मिलती है जो कि वर्ग विभेद को दिखाती है। इसमें जो जाति व्यवस्था है वो सबसे बाद की। ये दास का जो कंसेप्ट है वो तो आप वैदिक काल से ही आ जाता है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है वो निरुक्त और अष्टाध्यायी में मिलता है। व्यास के निरुक्त में मिलता है जाति शब्द का इस्तेमाल। पाणिनि की अष्टाध्यायी और यास्क के निरुक्त में मिलता है जाति शब्द का प्रथम इस्तेमाल। रिजले ने एक किताब लिखी है द पीपल ऑफ इंडिया। यास्क का निरुक्त, निरुक्त जो वेदांत का पार्ट हुआ करता था उसके ऊपर यास्क की किताब है। और क्लासिकल संस्कृत में या वेदिक जो वेद संस्कृत थी उसकी ये सबसे पुरानी पुस्तक है और लौकिक संस्कृति की अष्टाध्यायी सबसे पुरानी है। रिजले जो है वो रेशियल जातीय लक्षणों को कारण मानते हैं, रेशियल डिफरेंसेस को। जो रेशियल डिफरेंसेस मंगोलॉइड, नीग्रोइड और ऑस्ट्रेलॉइड की जो बात होती है जिसमें हमें अलग से दिखाई पड़ते हैं,
तो ये बात करते हैं रिजलेजो में कि जाति व्यवस्था का जो जन्म है वो उस पे हुआ, रेशियल डिफरेंसेस के आधार पे भारत में पनपी, द पीपल ऑफ इंडिया। और इसके सपोर्ट में जो है N.K. दत्त और H. राव और धुरे ये आते हैं। फंक्शंस के बेस पे जाति आई, कार्यों के आधार पर। इसको मानते हैं नेस्फील्ड। नेस्फील्ड का कहना यह है कि जो व्यक्ति कार्य करते थे उसके आधार पे जाति का सृजन हो गया। लेकिन ये दोनों ही इसलिए नहीं माने जाते हैं या नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं कि रेशियल डिफरेंसेस और भी देखे थे। डेफिनेटली जो पर्शियन और जो यूनानी थे उनमें भी थे, तो वहां पे जाति व्यवस्था तो नहीं आई। और दूसरा ये है कि जो फंक्शंस थे तो फंक्शंस लगभग जितने भी सिविलाइजेशन थे उनमें सब में आया, तो वहां पे भी कोई इस तरह की जाति व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं माना जाता। हालांकि जो नेस्फील्ड का वो था, इसको कई लोगों ने सपोर्ट किया। इसके बाद में एक आता है कि ब्राह्मण ऑरिजिन, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन थी। ये डुबॉयसन इसके प्रोपाउंडर हैं और धुर्रे इसको सपोर्ट करते हैं। डुबॉयसन का कहना यह था कि ब्राह्मणों को सेवकों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की तहत जाति व्यवस्था का उदय किया। लेकिन मतलब इस तरह का ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज्यादा दिखाई देती है कि इतना बड़ा इवेंट और इतना बड़ा काम आप एक मैच प्लानिंग के दम पे कर लेंगे जिसमें कई सौ साल लगे, तो लगता नहीं। एक अगर 4 वर्ग है जिसमें से एक वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा हो और वही टीचिंग को मतलब टीचिंग वही दे रहा है बच्चों को। देखिए, मैं जो 4 या 5 बता रहा हूं उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि कौन सा माना जाए कौन सा ना माना जाए। आप स्वतंत्र हैं उसको मानने के, लेकिन बीइंग ए टीचर मुझे 4-5 बता दें कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं है, ये डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि उस टाइम में जिस समय कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, चीजें इतनी आसानी से नहीं थी, यात्राओं में लगने वाला समय बहुत था, उस समय किसी कॉन्स्पिरेसी को इजीली कहीं से कहीं पहुंचा देना, कहीं से कहीं पहुंचा देना, इट्स नॉट अ इजी वर्क, आसान नहीं रहा होगा। उसके बाद में ये ब्राह्मण ओरिजिन की बात हुई जो अभी मैंने डुबॉयसन की थी। इसके बाद में रिलीजियस ओरिजिन की बात है, धार्मिक उत्पत्ति। इसमें यह था कि क्योंकि बलि या ब्लड सैक्रिफाइस का काम होता था यज्ञों में, पहले होता था, तो इस कार्य को पुरोहित तो नहीं कर सकते थे, करना आसान भी नहीं रहा होगा, तो उनको एक काम करने वाले लोगों की जरूरत थी जो इस तरह के काम जो मतलब कहना चाहे सेवक या सेवा की तरह से जो कार्य करने वाले थे, तो इसके लिए जाति व्यवस्था का वो हुआ। ठीक है, एक हटन महोदय ने प्री हिस्टोरिक की बात की है, ये शुरू से ही चलता चला रहा है। प्री हिस्टोरिक ओरिजिन की बात करते हैं हटन, और प्री हिस्टोरिक ओरिजिन की बात करने के लिए जो वो हड़प्पा और उसकी भी बात करते हैं, वहां पे छोटे छोटे घर बने हुए थे, कुछ घर बड़े थे, तो वो कहते हैं कि ये जाति व्यवस्था बहुत पहले से चली है। गिलबर्ट ने जियोग्राफिकल ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया है। गिलबर्ट ने
जियोग्राफिकल ओरिजिन का भौगोलिक आधार पर जाति व्यवस्था की बात की है, ये भी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। जाति की विशेषता क्या है, कैसे हम पहचानते थे? तो जाति की विशेषता के तो आधार थे विवाह, एक ही उसमें करना, मैरिज, खान पान, खाने पीने का जो सिस्टम था वो, ट्रेड, व्यवसाय, एक सा करते थे एक जाति के लोग, सोशल हायरार्की, सामाजिक पदानुक्रम, ऊंचा नीचा, ये एक कैरेक्टर था, कोई जाति ऊंची कोई जाति नीची। बर्थ, ये एक रीजन था। और ट्रांजिशन फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर इज नॉट इजी, तो जो चेंज था वो आसान नहीं। ये सब जो कास्ट के कैरेक्टर्स हो सकते हैं या आधार हो सकते हैं। इसके बाद में आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था में ये ध्यान रखिएगा कि शुरू में सिर्फ 2 आश्रम थे, गृहस्थ और वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। फिर कुछ समय बाद इसमें वानप्रस्थ जुड़ा और सबसे लास्ट में जुड़ा है संन्यास। संन्यास जुड़ने के पीछे कुछ लोग ये भी रीजन बताते हैं कि उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का स्टार्ट हो चुका था, श्रमण परंपरा चल रही थी, लोग संन्यास ले लेके घरों से निकल रहे थे। कुल मिला के जाबालो उपनिषद पहला ऐसा उपनिषद है जिसमें 4 आश्रम के नाम है, जाबालो उपनिषद। इसके पहले कहीं 2 कहीं 3 के नाम मिलते हैं, पहली बार 4 नाम जाबालो उपनिषद में मिलते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए, आश्रम का लिए एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा लगता नहीं है, जैसे मैं अभी जाति व्यवस्था की बात कर रहा था, ऐसा नहीं है कि आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं होता था, लेकिन जिस तरह से आइडियल डिवीजन दिया गया था 25-25-25 का, इस तरह से लगता नहीं है कि फॉलो हो पाता होगा, क्योंकि हर घर की जो कुटुंब या परिवार की जो बात कर रहे थे उसकी परिस्थितियां अलग अलग रहती होंगी, कभी किसी का कुछ आगे पीछे हो गया। और जो संन्यास वाला था उसमें नहीं लगता है कि इस तरह का फॉलो होता होगा, क्योंकि हम चंद्रगुप्त मौर्य को तो जरूर देखते हैं कि वो अपने बेटे के पक्ष में गद्दी को छोड़ देता है, लेकिन अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो कहीं पे पितृहंता की बात काफी हो रही है, उसमें मतलब राजा को हटाया जा रहा है या मारा जा रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि वानप्रस्थ संन्यास आश्रम आदर्श व्यवस्था के रूप में सोचे गए, कुछ लोग उसको फॉलो भी करते थे, लेकिन उस तरह से नहीं होता। फिर इसके बाद में महिलाओं की दशा या स्त्रियों की दशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह से जाति व्यवस्था की ही तरह चलता है। अब अगर इसको भी हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, तो हम फिर आ जाते हैं इन्हीं चीजों पे कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चीजें बदल रही। कपड़ों की आवश्यकता, सजने संवरने की आवश्यकता, घर के काम बढ़ते जा रहे थे। पहले किसी के पास 4 गायें थी, अब क्योंकि प्रोड्यूस आ रहा था, चारा मिल रहा था, बहुत अच्छी लैंड में हम लोग रह रहे थे, पानी अवेलेबल था, तमाम सारी चीजें अवेलेबल थी, तो घर के काम भी बढ़ते थे। अब हम इसमें भी धीरे धीरे डिग्रेडेशन देखते हैं। महिलाओं की जो स्थिति है, एक तरफ तो हम विश्वारा को देखते हैं, घोषा को देखते हैं, लोपामुद्रा की बात करते हैं। विश्वारा को कहा गया है, मंत्र दृष्टि कहा गया। मतलब मंत्र दृष्टि का मतलब हुआ कि वेदों में उसकी कुछ ना कुछ रचनाएं हैं। एक तो वो लेवल हम देखते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या है कि कन्या का जन्म पिता पे भार के समान है, इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा था। एजुकेशन का राइट था, ब्रह्मवादिनी और सत्योदारा 2 तरह की महिलाएं हुआ करती थी।
ब्रह्मवादिनी उन्हें कहते थे, जीवन भर शादी नहीं करती थी, एजुकेशन में लगी रहती थी। और दूसरी वो थी जो सत्योपात, आ जाओ सत्योद्वाहा, जो अपना पढ़ाई करने के बाद फिर उसमें शादी वगैरह में हो जाती। विवाह की जो आयु थी वो 15 से 16 वर्ष थी। तो इससे भी ये पता लगता है कि एजुकेशन का उन्हें मौका मिलता था। मैरिज की एज का कम हो जाना भी डिग्रेडेशन का ही फॉल था। बाद में ये जो आयु थी ये 12 साल पे आ गई और फिर 12 से घट के 7-8 और फिर चाइल्ड मैरिजेस भी होने लगी थी। वो राजपूत काल की बात है, आपकी बहुत बात की। ये नाम अगर आप लोग कहीं लिखना चाहें तो लिख रहे हैं विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इंद्राणी, सिक्ता, सिक्ता, ये वैदिक पीरियड के नाम हैं। उत्तर वैदिक पीरियड में मैत्रेयी, गार्गी, अत्रेयी, मैत्री, गार्गी, अत्रेयी। जैसा कि हमने देखा कि सूत्र काल में जाति, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदलने लगती है और स्त्रियों की जो दशा है वो भी खराब होने लगती है। एक संस्कार होता है उपनयन का। गौतम ने 40 संस्कार बताए, लेकिन जो कई किसी ने कुछ संख्या की है, किसी ने कुछ संख्या दी है, और सब मिला के 16 संस्कार जो है वो माने जाते हैं। ठीक है। मृतक संस्कार का उल्लेख कई जगह नहीं होता। तो कुल मिला के सूत्र काल तक आते आते हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो उपनयन संस्कार है वो धीरे धीरे होना बंद होने लगता है। और ये उपनयन संस्कार बंद होने का क्या मतलब है? एजुकेशन से अब उनका दूरी बढ़ने लगी। ठीक है। लार्ज फैमिली साइज इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस, इज वन ऑफ, उसमें से एक कारण जरूर रहा होगा, क्योंकि परिवार की संख्या बढ़ गई थी, घर के लोगों की संख्या बढ़ गई थी। तो अभी भी जो ये कंटिन्यूटी भी आप देख सकते हैं कि अक्सर जो घर में लड़कियां होती हैं तो बेबी सिटर के फॉर्म में उनका इस्तेमाल, और घर के छोटे मोटे काम में जहां पे अच्छा माहौल है उनकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी उनको ऐसे हेल्प इस्तेमाल कर लिया जाता है आज भी। जबकि हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। अब हमें पानी नल से भर लेते हैं, पोखर से नहीं लाना है या कुएं से नहीं लाना है। तो अब जो लड़का रहा होगा या तो वो आश्रम चला गया पढ़ने, नहीं आश्रम तो काम बटाने लायक हो गया तो वो दुकान पे या एग्रीकल्चर में हेल्प करने चला गया। अब मदर को भी हेल्प की जरूरत है, तो बेटियां उसमें आने लगी, धीरे धीरे एजुकेशन से दूर होने लगी। विवाह की आयु घट गई थी सूत्रकाल में। अब पुनर्विवाह पहले और नियोग प्रथा चलती थी। अब जनसंख्या तो बढ़ी गई थी और नए नए लोग भी आ रहे थे, तो अब धीरे धीरे जो पुनर्विवाह था उसको निंदनीय समझा जाने लगा। अब स्मृतियां आने लगी, लोग लिखने लगे और आगे जाने लगे। सूत्रकाल में तमाम सारी चीजें आई, तो वहां पे कुछ ऐसे विचार आने लगे थे कि उन्हें भाड़ के समान, कहीं कोई मदिरा के समान बता रहा है, कोई जुए के समान बता रहा है। धीरे धीरे ये सारी चीजें शुरू हो गई, लेकिन अभी तक सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। ये मैं बात कर रहा हूं उत्तर वैदिक पीरियड तक की, और उसके कुछ समय बाद तक की। बाद में जो प्री मॉडर्न पीरियड है उसमें यूनानी राइटर्स के बेसिस पे कट जाती है वो मिलता है।
अभी तक वही सिस्टम था कि वो आके चिता पे लेटना और फिर मना के वापस ले जाना। महाभारत में हमें माद्री का मिलता है, महाभारत में माद्री का हमें मिलता है कि वो सती हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुंती नहीं हुई। और फिर उसके बाद में अगर देखते हैं तो जैसे अभिमन्यु की पत्नी सती नहीं हुई है या घटोत्कच की पत्नी सती नहीं हुई है। तो इस तरह का भी है कि सती प्रथा का ऐसा छोटे मोटे एक दो इंसिडेंट मिल जाते होंगे, लेकिन इस तरह का नहीं था कि कोई हार्ड एंड फास्ट था कि सबको मन में ही मानना है। स्त्री का एक नाम, एक सिनोनिम सभावती भी मिलता है। सभावती का मतलब यह है कि शी कैन ज्वाइन सभा विद हर हस्बैंड, तो यह अकेले भी जा सकती, तो सभा ज्वाइन कर सकती थी। इसका मतलब पर्दा प्रथा नहीं। शी कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस और कोई भी क्या कहते हैं जो मीटिंग, तो इट मीन्स एक तो उसका राइट था पहली बात, और दूसरा पर्दा प्रथा नहीं। ये यवनिका या यवनों के बाद से शुरू होती है। मुद्राएं जो उस समय चल रही थी, पण, कारशापण, ये इन्होंने शायद एक दिन लिखाया भी था, पाद और वाह। और जो नापने की चीजें थी वो आधक, आचित, पात्र, द्रोण और प्रस्थ। हम एक अधिकारी का भी नाम पाते हैं जिसका नाम था द्रोणपति। एक अधिकारी का नाम पाते हैं द्रोणपति। ये मगध के आसपास ही पाते हैं, मगध का जो उत्कर्ष चल रहा था, या प्री मौर्य नाम मान लीजिए। तो ये कुछ नापने का काम करता था। एक मिलता है रज्जुगाहक या रज्जुग्राहक। ये भी जो था ये मतलब मेजरमेंट का काम करता था, और जो द्रोण मापक था वो वेट का काम करता था। ये दो अधिकारियों के भी नाम हैं। स्त्रियों की बात कर रहे थे तो उसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि द्रौपदी को पंडिता कहा गया। द्रौपदी को, इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है काफी पहले। पंडिता जो कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, मंत्री इस शब्द का उल्लेख मिलता है, पुरोहित ये भी मिलता है, युवराज, एक नया शब्द सुनने को मिलता है चमूपति, सेनापति के लिए इस्तेमाल किया गया है। चमूपति मुख्य सेनापति को बोलते थे। द्वारपाल और कारागार अधिकारी, कारागार अधिकारी। कुछ अध्यक्ष देखने को मिलते हैं, नगराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, और सभाध्यक्ष, दंडपाल और दुर्गपाल। एक अधिकारी है जिसका नाम मिलता है अंतर्वेशक या अंतर्वेशक। इसको माना जाता है कि जो रॉयल लेडीज का जो महल वगैरह या राजा जो रहते थे उसके अंदर की सारी व्यवस्था, खाना पीना, किचन, सिक्योरिटी, इस तरह के सारे काम में देखता था अंतर्वेशक। विनियोजक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानते थे, मुख्य कार्याधिकारी। विनियोजक, प्रदेष्टा,
ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायाधिकारी प्रदेश का कार्य निर्माणकृत, ये चीफ इंजीनियर के लिए इस्तेमाल होता था, जो निर्माण के काम देखता था, जिसमें महल वगैरह मुख्य थे। राष्ट्रांत पालक, अब राष्ट्र का जहां पे अंत हो रहा है वो राष्ट्रांत हो गया। इसका मतलब जो बॉर्डर का देखभाल करते थे, सीमा पे जो अधिकारी होते थे। एक नाम मिलता है अटवी पाल या आटविक, अटवी पाल या आटविक, और इसका जो मतलब बताया गया वो अरण्य या संरक्षक या वन संरक्षक बताया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठना चाहिए कि वन संरक्षण का क्या मतलब? वन रक्षण मतलब आजकल तो समझ में आता, भाई पेड़ लगाओ, जंगल कम बचे हैं, कटने ना। लेकिन उस समय का एक ऐसा दो चार जगह मिलता है। एक तो जंगल को साफ करके लैंड को बेचने के कुछ वो मिलते हैं प्रमाण, तो आठवीं पाल या आठवीं इनको देखता होगा, पहली बात। दूसरा ये है कि कुछ जातियों का हमें उल्लेख मिलता है जो विंध्य क्षेत्र में मिलती है, या जैसे अभी बात की थी किरातों की, या उसकी, तो जो ये जंगल में रहने वाले लोग थे और जो नगर के लोग थे, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन बिजनेस वगैरह के लिए हो सकता है। कुछ जो वनोत्पाद होते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको बेचने आते हो, शहर यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो उन सब की व्यवस्थाएं देखने का काम ये आठवीं करता होगा। ठीक है, तो ये कुछ उसके मिलते हैं। और गणतंत्र की बात कर हो चुकी थी। महाभारत में 36 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उनको तीर्थ कहते हैं। वार्ता में बता चुका हूं, इकोनॉमी की जो साइंस मतलब जो प्रोडक्टिव चीजें थी उनके लिए जो काम करने वाले लोग थे। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य या कॉमर्स इसमें आता था। और जैसे अभी जाति की बात चल रही थी, तो महाभारत का ही मैं एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूं कि माकंद, विदुर वहां पे महामंत्री होते थे, तो उतनी कठोर जाति व्यवस्था नहीं गई होती। उनको वो दासी के पुत्र थे, दासी पुत्र भी कहा गया है कई जगह, लेकिन महामंत्री जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट और कुरु साम्राज्य में तो ये एक मिलता है कि उतनी कठोर नहीं थी। इस समय तक उनको एजुकेशन का भी राइट था, ये भी विदुर की एजुकेशन से क्लियर हो जाता। कुछ नाम मिलते हैं, विदुर, मातंग और कावक, ये तीन नाम मिलते हैं जो कि बाय बर्थ शूद्र थे और इनको अच्छा एजुकेशन मिली थी। सुग्रीव की पत्नी जो तारा थी उसको भी मंत्रविद कहा गया है। तो बाली या सुग्रीव के मैं कंफ्यूज, कावक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि तारा इसकी वाइफ थी, लेकिन उसे मंत्रविद कहा गया है, जो सुग्रीव या बाली में से किसी की थी। आप लोग देख लीजिएगा। गोपाध्यक्ष एक ये भी मिलता है जो पशुओं की देखभाल करता था। बाहर तक व्यापार होता था, बोट से लोग परिचित थे, सामुद्रिक उससे व्यवसाय से परिचित थे। सुवर्णदीप और सिंघल दोनों का उल्लेख मिलता है। बर्मा को शायद सुवर्णदीप कहा जाता था, म्यांमार। तो इस तरह से कुल मिला के हम एक सिंपल सिस्टम से और थोड़ा सा बढ़ते हुए
जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी राइज हो रहा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी राइज हो रहा था, सोसाइटी में तमाम तरह की चीजें आ रही थी। पहले जो 6 और 7 विषय पढ़ाए जाते थे उसमें हम देखते हैं कि तक्षशिला में 18 विषयों की शिक्षा दी जा रही थी उस समय, और उसमें एक और एजुकेशन का वो मिलता है जिसमें पशु और पक्षी की बोलियों का अध्ययन कराया जाता है, पशु भाषा समझने का काम किया जाता है। और तक्षशिला बहुत फेमस था उसके लिए, अपने आयुर्वेद के अध्ययन के लिए, आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए जीवक वहां पे पढ़े हुए थे। और दूसरे नंबर पे जो फेमस था वो बनारस या काशी था। और मजे की बात यह है कि काशी उस समय म्यूजिक के लिए नंबर 1 था। अगर आपको संगीत सीखना था तो काशी को नंबर 1, बनारस को नंबर 1 माना जाता। हायरार्की में तक्षशिला के बाद दूसरा था, लेकिन म्यूजिक में ये पहला था। अब कल हम लोग उस पर बात कर ही चुके थे। एक थोड़ा सा 1-2 चीजें और है, अगर किसी को नहीं पता तो नोट कर ले। पंचालिका ये एक खिलौने का नाम है जिससे राजकुमारियां खेलती हैं। ये बौद्ध साहित्य में इसका नाम मिलता है पंचालिका। थेरी गाथा ये एक बुद्ध का उसका किसी पिटक का हिस्सा है। इसमें कुछ बौद्ध भिक्षुणियों के लिखी हुई पोइट्रीज को कलेक्ट किया गया है। तो ये इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि पढ़ी मतलब एजुकेशन का लेवल लड़कियों में था बुद्धिस्ट पीरियड में, एंड वो भिक्षुणियां भी बन रही थी, इसीलिए उन्होंने पोइट्री वगैरह लिख के उसमें डाली है। तो एजुकेशन अभी तक अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, अलग बात है। कृषि योग्य भूमि के लिए क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वन या दाव ये चरागाहों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ग्राम भोजक, ग्राम भोजक ये गांव का जो ग्रामणी हुआ करता था पहले के पीरियड में हम ग्रामणी की बात करते हैं, अब ग्राम भोजक की बात हो रही है। ग्राम भोजक की जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो टैक्स कलेक्ट करके राजा को देना। लेकिन जब हम लोग वो पढ़ते हैं रिपब्लिक्स, तब हम ये देखते हैं कि जो राजतंत्र थे, मोनार्कीज जो थी, वो भी एकदम अनकंट्रोल्ड नहीं थी। गांव पे जब मसले होते थे, कोई विवाद होता था, तो कुछ होता था, तो राजा जो था वो ग्राम भोजक से बाकायदा बात करता था, उसका कंसल्टेशन लेता था। मंत्रियों की सभा हुआ करती थी, उसमें तमाम लोग होते थे। बिंदुसार की जो सभा थी उसमें बताते कि 500 लोग थे। तो 500 लोगों का मतलब ये था कि ये अपने अपने रीजन को, जिले को, गांव को, या किसी ट्रेड को, या किसी चीज को रिप्रेजेंट करते होंगे, और इसीलिए ये वहां पे थे कि अगर कोई जरूरत हो तो इनसे कंसल्ट किया जा सके। तो मोनार्की थी लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं थी। राजा भी कहीं ना कहीं से लोगों से बात करके ही डिसीजन लेता था। इस तरह का नहीं था कि कुछ भी ले ले। और अगर इस तरह का कहीं रहा है तो हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सुदास को मार डाला था भीड़ ने, नहुष को निकाल दिया था, और भी 3-4-5 नाम के आसपास मिलते हैं जिनको प्रजा ने हटा दिया था। ठीक है। और घनानंद के भी हारने का, या धनानंद के भी हारने का एक बड़ा रीजन उसकी अनपॉपुलैरिटी थी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल्स उन राजाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे जो ढंग से काम कर रहे थे या राय मशवरे से काम कर रहे थे। वो इसीलिए इन एग्जाम्पल्स से ही उनको भी लगता होगा कि इस तरह का करना ठीक नहीं है। कुछ और नाम मिलते हैं जातक ग्रंथों में। 18 ट्रेड के नाम मिलते हैं। 1-2 नाम हम आपको कुछ बताते हैं जो थोड़े से थे। जैसे बढ़क्की, ये कारपेंटर के लिए इस्तेमाल किया गया है, बढ़ई के लिए इस्तेमाल किया गया है। बढ़क्की
कम्मार धातु कर्मी जो मेटल का काम करते थे, उसमें गोल्ड, तांबा और लोहा, चांदी, ये सब भी आता था। पाषाण कोटक, ये पत्थर का काम करने वाले थे। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस समय कई रॉक कट चीजें बन रही थी, अशोक ने बहुत सारे पिलर्स भी बनवाए थे, तो पाषाण कोटक एक इंपॉर्टेंट वो रहा होगा। नापित बता चुका हूं, नाई। श्रेष्ठिन श्रेणी के प्रमुख को कहते थे। इसके जो और नाम मिलते हैं वो सेठी, जेस्टर या जेठर। और सेठी नाम अभी तक चला आ रहा है, ये भी ध्यान रखिए। श्रेष्ठिन, और इसके जो दूसरे मतलब ये सेठी या जेठर, ये पाली में होता है। सेठी, जेस्टर और जेठर। सातवां, आज लोग अलग अलग बैठना करते, बात कर डिस्टर्ब हो जाता है। सातवां व्यापारियों, मतलब जो घूमने वाले लोग थे, उनका जो हेड था वो सातवां। श्रेष्ठ श्रेणी का प्रमुख था। ट्रेड का मतलब जो अलग अलग ट्रेड थे, उनका जो वो बनती थी श्रेणी, उसका वो होता था, उसको श्रेष्ठ कहते थे। और सातवां जो कारवा लेके चलते थे, उनके हेड को बोलते थे भांडागारिक। एक शब्द मिलता है। इस अधिकारी का जो काम था वो श्रेणियों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये भांडागारिक का काम था। श्रेणी धर्म, ये रूल्स और नॉर्म्स थे जो श्रेणियों को फॉलो करने होते। चुंगी टैक्स जो लगा करता था, अगर कोई चीज अंदर आ रही है नगद, तो 1/20। अगर हमारे शहर में कोई चीज आ रही है तो हम टैक्स कम लेते हैं, 1/20। और अगर बाहर आ रही है तो 1/10, 1/10, 1/20। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉइनेज सिस्टम था वो भी आ चुका था, और तमाम तरह की और चीजें भी चल रही थी। कुल मिला के एजुकेशन में उस समय तक ये 2 पिटकों की रचना भी हो चुकी थी, कुछ किताबें भी आ गई थी, लेखन कला पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी और लिखने का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन जो एजुकेशन का जो टाइप था वो अभी बोलने वाला ही चल रहा था। मतलब जो पढ़ाई लिखाई हो रही थी वो बोल के ही हो रही थी, लिख के नहीं हो रही थी। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फियर था, जो माहौल था, वो चंद्रगुप्त के राइज के लिए कितना फेवरेबल है। अब हम मौर्यन पीरियड में इससे पहुंचते हैं। एक तो बड़े साम्राज्य वो बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ने तैयार कर दिया, और बड़े साम्राज्य का महत्व भी सामने आ गया था। बड़े साम्राज्य का महत्व इस तरह से सामने आ गया था कि जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतने ही आपके पास में रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, और उतना ही आपके पास धन संपदा ज्यादा होगी, उतना ही आप लोगों चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। और फिर इधर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो छोटे छोटे राज्य थे, और उन छोटे छोटे राज्यों में वो जीत के सिकंदर ने एक कर दिया था, वहां पे भी बड़े राज्यों की स्थापना हो गई। अब तक्षशिला की हम बात करते हैं तो तक्षशिला एजुकेशन का बड़ा सेंटर था, और उपाध्याय और एक और नाम मिलता है जो टीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है, किसी को पता है? एक तो उपाध्याय और चलो अभी देखता हूं, एक को 10 इयर्स का वो चाहिए था अनुभव, एक को 6 साल का अनुभव चाहिए था टीचिंग। ज्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम देख रहे हैं कि तक्षशिला के लोग ही रहे होंगे, बीइंग ए
पॉपुलर सेंटर। और इन इलाकों पे क्या होता है कि इन इलाकों पे कब्जा हो जाता है मैसिडोनियंस का कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उल्लेख मिलते हैं उन उल्लेखों में ये मिलता है कि जल्दी ही भारतीय लोगों ने दास्ता का जुआ जो था वो उखाड़ फेंका और उसका नेतृत्व प्रदान किया सेंड्रोकॉटस ने या चंद्रगुप्त ने। तो कहीं ना कहीं से एक ये भावना बनी हुई थी कि इन इलाकों पे विदेशी आधिपत्य है। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो घनानंद था वो बहुत पॉपुलर नहीं था। एक तो टैक्सेशन की वजह से वो टैक्स बहुत मतलब स्ट्रांगली वो करता था। दूसरा एक ये देखते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड थी, फैमिली बैकग्राउंड, उसके हिसाब से उसे कोई दासी पुत्र कहता था, कोई नापित पुत्र कहता था। तो मतलब जो उस समय का सोशल हायरार्की थी, जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था या कुलीन तंत्र या क्षत्रिय व्यवस्था, कुछ भी हम उसको कहें, कुल मिला के वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा। तो एक तो बिकॉज ऑफ हिज बर्थ ही इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, ठीक है। दूसरा बिकॉज ऑफ टैक्सेशन या जो उसके डीड्स थे, जो उसके काम थे, उस वजह से भी वो बहुत पॉपुलर नहीं था। तीसरा एक नाम आता है विष्णुगुप्त और कौटिल्य का, जिनके साथ में ये स्टोरी जुड़ी हुई है कि वो उनसे नाराज हो गए थे और उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे। लेकिन नाराजगी और उखाड़ फेंकना ये पर्सनल के साथ साथ में सोसाइटी की भी रही होगी, जिस हिसाब से विष्णुगुप्त ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा, उसमें सिर्फ पर्सनल रीजन इंपॉर्टेंट हो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ रोल रहा हो। दूसरा हम इसको कनेक्ट करते हैं कहां, तक्षशिला से। तक्षशिला से इसलिए कनेक्ट करते हैं कि आप भी जहां पढ़ते हैं वहां से थोड़ा बहुत आपका भी कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट। और वो तो वहां पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, वहां एजुकेशन भी ली थी और वहां पढ़ाते भी थे। और वही जगह किसके कंट्रोल में चली गई, यूनानियों के या मैसिडोनियंस के, उनके कंट्रोल में चली गई। तो कुल मिला के ये 3-4 रीजन जो ऐसे थे जो किसी को भी ये मतलब ये हो सकता है कि भाई ये सिस्टम बदलना। ये तो एक चीज। दूसरा आप ये देखिए कि इन राज्यों के एक हो जाने से और एक्सपेंशन होने से, जाति व्यवस्था के मजबूत होने से और वार्ता शस्त्रोपजीवी लोगों से एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो रहा था जो कि सोशल सिस्टम में फिट नहीं था। टाइम अप हो गया है। अरे 7 ही मिनट तो ज्यादा हो गया। 7:30 से 9 है ना? हाँ तो 9-7